ससुराल आए पिता की बेइज्जती होते देख बेटी ने सास ससुर को सिखाया ऐसा सबक कि उनके होश गुम हो गए। मैं पायल, घर की छोटी बहू। अभी 6 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है। मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूँ। मेरे पति का अच्छा बिजनेस है। मेरे घर में सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चों के अलावा हम दोनों पति पत्नी हैं। घर में सब अच्छे हैं। मेरी जेठानी जी भी बहुत अच्छी है, मगर सबसे बुरी कोई है तो वह मैं हूँ, क्योंकि मुझे किसी की गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ससुराल में आकर ऐसी हो गई हूँ। मैं सीधे मुंह कहती हूँ, जिससे मुझे ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते। मेरी माँ ने मुझे इतनी बार सिखाया कि तुम जो बोलती हो वह सही होता है, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा गलत है, इसलिए अपनी बात कहने का तरीका बदलो। मैंने कई बार कोशिश भी की, पर मुझसे नहीं हुआ। कभी कुछ भी गलत देखकर या सुनकर मुझे खरी खरी बोलने की आदत है, इसलिए मुझे ससुराल वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते। और 6 महीने में ही मैं एक अच्छी बहू बनने के बजाय बहुत बुरी बहू बन गई। वही मेरी जेठानी जल्द किसी को जवाब नहीं देती, चुपचाप अपने काम में लगी रहती है, तो वह सबकी प्यारी बहू है। वैसे तो सच में बहुत अच्छी है, उनके जैसी मैं चाहकर भी नहीं बन सकती। एक दिन सबका नाश्ता करने के बाद जब मैं अपना नाश्ता लेकर बैठी, तब तक पराठा ठंडा हो चुका था, जो खाने में अच्छा तो नहीं लग रहा था। फिर भी मैं चुपचाप खाने लगी, क्योंकि मेरे ससुराल में यही नियम है, पहले घर के सभी खा लें फिर बहुएं खाएं। और ससुराल क्या, मैंने अपने मायके में भी यही देखा है। जब दादी थी तब तक क्या मजाल कि माँ कभी दादी या पापा से पहले खा ले। वह तो उन दोनों से पहले चाय भी नहीं पीती थी। मन में यही सब सोचते हुए मैं पराठा खा रही थी कि तभी सासू माँ ने ताना मारते हुए कहा, अरे सबने कब का अपना नाश्ता खत्म कर लिया और तुम घंटों से लेकर बैठी हो, तुमसे खाते नहीं हो रहा? मुंह में दांत ही नहीं है। घर में सब काम पड़े हैं और उनको खाने से फुर्सत नहीं। मुझे यह सब सुनकर काफ़ी बुरा लगा, परंतु मैं सामान्य होते हुए बोली, क्या मम्मी जी, आप खाते समय भी सुना देती हैं, कम से कम खाते समय तो ताना मत मारा करो। सबके खाने के बाद खाने बैठी हूँ। मेरी बातें सुनते ही सासू माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारी ज़बान सबसे ज़्यादा चलती है। बाकी कुछ नहीं बोलकर जाने लगी। फिर पलटते हुए बोली, सुनो आकाश, सोकर उठा है या नहीं? मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं उठे हैं। अरे तो उठाओ ना, आज उसके पापा ने कहा था जल्दी दुकान पर आने के लिए। यह लड़का भी ना, जब से ब्याह हुआ है 1 नंबर का आलसी और कामचोर हो गया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हो गया घर और बिजनेस का कल्याण। सासू माँ ने कहा। मैं एक बार फिर बोलने लगी, तब तक मेरी जेठानी ने इशारे से चुप रहने के लिए कहा, इसलिए मैं चुप रह गई। पर सासू माँ चुप नहीं हुई। जब से इस लड़की का ब्याह हुआ है, घर में यह लड़की आई है, तब से घर की बरकत बंद हो गई। इसके कदम तो बिल्कुल ही शुभ नहीं है। धीरे से भनभनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। यह सब सुनकर मैं अवाक रह गई। तब तक जेठानी ने आकर कहा, शांत रहो, ससुराल में इस तरह के ताने तो सुनने ही पड़ते हैं। तुम अभी नई नहीं हो, इसलिए कुछ ज़्यादा पता नहीं है, धीरे धीरे पता लग जाएगा। तो ये सब बातों का ज़्यादा दिल पर मत लेना, जितना सोचोगी उतना ही दुखी होगी। एक दिन मेरी जेठानी ने आकर पूछा, आज लंच में क्या बनाओगी? मैंने कहा, छोले पूरी। अरे उसे क्यों पूछ रही हो, और वह मुझे पसंद नहीं तो आलू गोभी की सब्जी और रोटी, यही सब बनाओ। पीछे से सासू माँ ने कहा, ठीक है, मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, तुम बना देना। ठीक है दीदी। मैं खाना बना रही थी, तभी मेरे भाई का फ़ोन आया कि मैं और पापा तुम्हारे घर के पास ही किसी काम से आए हैं, तो हम मिलने आ रहे हैं। मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ आ जाओ भैया, और लंच इधर ही करना, बना रही हूँ। भैया ने कहा, हाँ ठीक है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शादी के बाद पहली बार पापा घर आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रही थी।
पापा और भैया के आने की बात मैंने सास और जेठानी को भी बताई तो खुश हुई, पर सास का मुंह लटक गया। शायद वह नहीं चाहती थी कि मेरे मायके वाले आए, पर मैंने कुछ नहीं कहा। जाकर चुपचाप रसोई बनाने लगी। कुछ देर में मैं और मेरी जेठानी ने मिलकर सारा खाना बना लिया। मैंने अपने पापा की पसंद की पनीर की सब्जी, मिक्स और दही बड़ा भी बनाया। तब तक मेरे पतिदेव भी उठकर चाय मांगने लगे, तो मैंने कहा, आप इतनी देर तक सोते हो और मम्मी मुझ पर नाराज होती हैं। जल्दी से दुकान पर चले जाओ, पापा जल्दी आने को बोलकर गए हैं। उन्होंने मेरी बात सुनकर अनमने ढंग से कहा, हाँ हाँ पता है, चला जाऊंगा। वह तो रोज़ ही जल्दी आने के लिए कहते हैं, पर लोगों की अपनी लाइफ भी होती है। इधर रसोई में इतनी सारी चीज़ें देखकर जेठानी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, इतना सब कुछ बना बिना पूछे ही बना लिया, कहीं मम्मी जी नाराज़ ना हो जाएं। कैसी बातें कर रही हो दीदी, भला वो क्यों नाराज़ होंगी? मेरे पापा पहली बार आ रहे हैं तो उनकी पसंद का खाना बनना तो बनता है, नहीं तो वो बोलेंगे, क्या बिटिया तुम ससुराल आकर अपने पापा के पसंद नापसंद भी भूल गई? मैंने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि मम्मी कहीं नाराज़ ना हो जाएं। वह क्या है ना कि इतने सालों में मैंने कभी मम्मी से बिना पूछे खाना नहीं बनाया, और मेहमान के आने पर तो बिल्कुल ही नहीं। जेठानी बोली, अरे ठीक है ना दीदी, नाराज़ भी होंगी तो थोड़ा सुन लूँगी। वैसे भी मम्मी जी मुझसे तो ज़्यादातर नाराज़ ही रहती हैं। बोलकर मैं हंसने लगी और साथ में जेठानी भी। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सासू माँ रसोई में आ गई, यह देखने के लिए कि पापा के लिए मैंने क्या सब बनाया है। वह नज़रें दौड़ा दौड़ा कर सब कुछ देखने लगी। मैंने जो कुछ बनाया था वह सारी चीज़ों के नाम बता दिए। सुनते ही सासू माँ ने कहा, क्या कभी अपने ससुराल वालों के लिए भी इतना सब कुछ बनाती हो? मम्मी जी लास्ट संडे को ही तो बनाया था इतना सब कुछ, और रोज़ रोज़ थोड़ी ना बनाता है कोई। रही बात पापा की, तो पहली बार आ रहे हैं, इसलिए कुछ तो ऐसा स्पेशल होना चाहिए। मेरी बातें सुनकर सासू माँ मुँह टेढ़ा कर खिसियानी सी मुस्कान लेकर चली गई। तय समय से पापा और भैया दोनों आ गए। तब तक सास ने ससुर जी को भी बता दिया कि समधी जी आ रहे हैं, तो वह भी घर आ गए। एक दूसरे के हालचाल पूछने के बाद सबने एक साथ लंच किया। अब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तब मैं और जेठानी भी उठकर खाना खाने आ गई। तब मेरे पापा ने पूछा, समधी जी, मेरी बेटी अच्छे से तो रहती है? उसके व्यवहार में से खुश तो हैं ना आप? सबकी सेवा करती है कि नहीं? कोई शिकायत तो नहीं? पापा जी की बातें सुनकर मैंने जेठानी से कहा, देखना दीदी, पापा जी का तो पता नहीं, लेकिन मम्मी जी ज़रूर कहेंगी। बाकी सब तो ठीक है, बस आपकी बेटी ज़ुबान की ज़रा तेज है। लेकिन यह क्या? पापा की पूरी बात होने से पहले ही ससुर जी ने ज़रा अकड़ते हुए कहा, वह सब बाद में करेंगे, पहले यह बताइए कि कैसे आना हुआ? जी यहीं पास में कुछ काम था, तो हम दोनों बाप बेटे आए थे, तो सोचा बिटिया से और आप सबसे भी मिलते हुए चलें। वैसे भी पायल की शादी के बाद में आया नहीं, तो उसे मुझसे बहुत शिकायत थी कि पापा आप आते क्यों नहीं हैं। ससुर जी बोले, तो हमें खबर नहीं की कि आप आ रहे हैं? नहीं जी, मैंने दामाद जी को फ़ोन किया था और बिटिया को भी बता दिया था कि हम दोनों के आने की बात। क्या उसने आपको बताया नहीं? पापा जी ने कहा। ससुर जी जरा सख्त होते हुए बोले, पहले यह बताएं कि यह घर किसका है, मेरा या आपके बेटी दामाद का? पापा जी बोले, आप कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी, बेशक आपका है, तो फिर मुझे बताकर आना चाहिए था, या बेटी दामाद को। तभी तो मैं सोचूं कि आखिर आपकी बेटी ऐसी क्यों है। अरे जब बाप ही ऐसा है तो बेटी क्यों ना ऐसी होगी। समधी जी क्या हो गया, और आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा तो अगली बार से मैं आपको बता कर आऊँगा, पर इस तरह बात मत करिए। वैसे क्या किया पायल ने? क्या क्या बताऊँ, कोई एक बात हो तब ना। कोई संस्कार ही नहीं दिए आपने, एकदम संस्कारहीन है आपकी बेटी। दोनों की बातें सुनकर
मैं थाली छोड़कर उठ खड़ी हुई और बाहर आने लगी। तब मेरी जेठानी ने मेरे हाथ पकड़कर रोक लिया और ना में सर हिला दिया कि नहीं, तुम बाहर मत जाओ। बाहर तो नहीं गई, पर खाना बीच में ही छोड़कर कमरे में आ गई, जहाँ से उन दोनों की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। ससुर जी अब भी बोल रहे थे। उनकी बातें सुनकर पापा भाई दोनों गंभीर हो गए। कुछ पल के लिए शांत रहे, फिर बोले, क्या हुआ? क्या किया है मेरी बेटी ने? आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? क्या क्या बताऊं? कोई एक बात हो तब ना। सबसे पहले तो आपकी बेटी को किसी की भी लाज नहीं है। सबसे छोटी है, लेकिन घर में बड़ों से इस तरह बातें करती है जैसे वह सबसे बड़ी हो। पति को नाम लेकर बुलाती है। समधी जी, आजकल तो सभी अपने पति का नाम लेकर बुलाते हैं। भला यह तो कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। पापा जी की बात सुनकर ससुर जी ने तुरंत कहा, तो इसका मतलब आपकी पत्नी भी आपका नाम लेकर बुलाती होगी। देखिए, यह चलन आपके घर में होगा, मेरे घर में नहीं। आपकी बेटी अपनी सास की भी एक बात नहीं सुनती, हर बात पर सवाल जवाब करती है। भला यह क्या तरीका है बहू का? हर वक्त अपने मन का करना चाहती है। अगर मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं करती तो यह घर कब का टूट गया होता। ससुर जी की शिकायत सुनकर मुझे तो शौक पर शौक लग रहा था। आज तक तो मैं यही सोचती आ रही थी कि सिर्फ मेरी सास ही खड़ूस है और सख्त मिजाज की है। यहाँ तो ससुर जी तो सास के भी 2 कदम आगे हैं। मुझे उनकी कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी आंखों से आंसू भर आए। मैं झटके से घर से बाहर निकली सफाई देने के लिए, परंतु मेरी जेठानी ने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़कर कमरे में खींचकर बिठा लिया। क्या बेवकूफ़ी है, तुम इस तरह बार बार बाहर जाने की कोशिश कर रही हो। 2 लोगों के बीच में भला तुम क्या बात करने जा रही हो? जेठानी की बात सुनकर मैंने कहा, देखो दीदी, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। मैं बुरी हूँ तो थोड़ी और बुरी बनने दो, लेकिन यह सब सहन करना मेरे बस से बाहर है, जानती हूँ। पर अभी चुप रहो। वह दोनों बातें कर रहे हैं ना, तो तुम बीच में मत बोलो। पर मैं फिर भी जाने लगी तो जेठानी बोली, ठीक है, जाकर बोल और खूब इंसल्ट करवा ले अपने भाई और पापा की। जेठानी ने गुस्से में मेरा हाथ झटकते हुए कहा, तो मैं वापस कमरे में आकर बैठ गई और खूब रोने लगी। मुझे रोते देखकर मेरी जेठानी भी रोने लगी। बस इतना समझ ले कि ससुराल में पैर जमाना आसान नहीं होता। दोनों की बातें अभी भी जारी थीं। अब की बार मेरी सास बोल रही थी कि मेरी बड़ी बहू इतनी सुशील और संस्कारी है, क्या बताऊं। क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? वो तो बड़े खानदान की है और कंपनी के मालिक की बेटी है। जितनी उसके बाप की कमाई है उतनी आपकी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी घमंड दूर दूर तक नहीं है। और एक आपकी बेटी है। अरे, जिस दिन से मेरे घर में ब्याह कर आई है आपकी बेटी मेरे घर में आई है, जब से मेरे घर की बरकत बंद हो गई है। बड़े अशुभ कदम है आपकी बेटी के। मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, लेकिन ब्याह के बाद काम करना बंद कर दिया है। मेरे छोटे छोटे पोते पोतियों से काम करवाती है। और क्या बताऊं आपको, आपने तो हमें ठग लिया। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरी बेटी ऐसी है वैसी है, लेकिन देख लिया पिछले 6 महीने में उसका असली रंग। वे कहते हैं ना, खुदा पहाड़ निकली चुईया। सास ससुर की मुंह से सारी बातें सुनकर मेरे पापा ने सिर झुका लिया। ठीक है, हमें जो कहना था वो कह दिया, अब अपनी बिटिया से जो बात करनी है कर लीजिए, ससुर जी ने कहा। तो पापा ने मुझे आवाज़ लगाई, पायल बेटा बाहर आना ज़रा। मैं तुरंत निकलकर पापा के पास आ गई। गुस्से में होने के कारण आंखें लाल हो चुकी थी, जिसे देख मैं सहम गई। बेटा, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे सास ससुर क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में? ऐसा क्यों करती हो बेटा? मैंने तुम्हारी माँ ने कितना समझाया सिखाया था, नहीं समझी बेटा? तुम्हारा ससुराल है, यहाँ हर एक कदम कई बार सोच समझ कर उठाओ और बोलो। इतनी पढ़ी लिखी हो फिर भी इतना नहीं समझी? तुम अपने माँ के दिए हुए संस्कार भूल गई। मैं तो सोच रहा था कि मेरी बिटिया अपने व्यवहार से ससुराल में सबका दिल जीत लेगी, मुझे गौरवान्वित करेगी, लेकिन
आज यह सब सुनकर मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। पापा की बातें सुनकर मेरी नज़रें झुक गई और सिसकियाँ निकल पड़ी। ठीक है बेटा, अभी तो तुमने जीवन की शुरुआत की है, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। चलो, अब जो गलतियाँ की सो की, उसके लिए माफ़ी मांग लो। आगे से कोशिश करना कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। समधी जी, मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, कृपया मेरी बच्ची का बचपना समझ उसे माफ़ कर दीजिए। आगे से फिर ऐसी गलती नहीं करेगी। मैं जानता हूँ जरा यह तुनक मिजाजी है, पर दिल की साफ है। पापा की बातें सुन मेरी सास ससुर ने एक शब्द नहीं कहा, बस मुंह सुकोड़कर गुस्से से मेरी ओर देखने लगे। पापा जी बोले, चलो बेटा, मेरे सामने ही माफ़ी मांग लो। मैंने कहा, पापा पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बार। पापा ने गुस्से से कहा, तुम्हारी बातें क्यों सुनूं बेटा, पहले मैंने जो कहा यह करो। चलो माफ़ी मांगो अपने सास ससुर से। मैंने कहा, पापा सॉरी पापा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। देखा क्या बदतमीज़ लड़की है, अपनी ससुराल में मेरी नाक कटा दी, फिर भी इसे अपनी गलती का एहसास नहीं। पापा ने अब की बार गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। यह सुनकर मैंने कहा, पापा भला आपने एक तरफ की बातें सुनकर कैसे फैसला सुना दिया। माफ़ी मांगने के लिए आप सिर्फ मेरे सास ससुर की बातें सुनकर मुझे डांट रहे हैं। एक बार भी आपने क्यों नहीं पूछा कि बेटा तुम्हें भी कुछ कहना है। अगर मेरी गलती है तो भी मुझे अपनी बात रखने का हक है। आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए, फिर आपका जो फैसला होगा वह पूरी तरह से मानने को तैयार हूँ। पापा जी गुस्से में मेरी तरफ देखने लगे। हाँ पापा, दीदी सही कह रही है, एक बार आप उसकी बातें भी सुन लीजिए, तब अच्छी तरह से समझ में आएगा आखिर क्या बात है। मेरे भाई ने कहा। तो पापा बोले, अच्छा चलो ठीक है, बोलो। मैं बोलना शुरू करती उससे पहले ही मेरी सास उठकर जाने लगी, तो मैंने कहा, मम्मी पापा आप दोनों यहीं बैठे रहो, क्योंकि मैं तो कुछ भी कहना चाहती हूँ। मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ वह आप दोनों के सामने ही कहूँगी। ठीक है, बोलो, मेरे सास ससुर ने वापस बैठते हुए कहा। सास ससुर दोनों ने मुझे एक बार घूरकर देखा और वापस बैठ गए। बोलो जो बोलना है। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। यह देखकर मेरा भाई उठ खड़ा हुआ और अपनी चेयर मुझे देकर बैठने के लिए कहा। नहीं भाई, मैं नीचे ही ठीक हूँ। मेरे ससुराल का यह नियम है, जब घर के बड़े सोफे या चेयर पर बैठे हों तब हमें उनके बराबर में नहीं बैठना, बल्कि नीचे ज़मीन पर बैठना है। यह सुनकर मेरे सास ससुर मुझे घूरकर देखने लगे और पापा आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। सबसे पहले और दादाजी बड़े प्यार से कि जब उसे हर पंक्ति का अर्थ मेरे बारे में थे, तब आपने एक बार यह क्यों नहीं पूछा कि आखिर मैंने क्या गलती की है। पापा और भाई के साथ मेरे सास ससुर भी मेरी तरफ देखने लगे। ठीक है, उन्होंने नहीं बताया ना सही, आपने पूछा, चलो मैं बताती हूँ सारी बातें। इन्होंने लिहाज वाली बात क्यों की आप जानते हैं? क्यों बेटा? पापा पगफेरे के बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली है, तो यह सब ज़रा खुले विचारों के होंगे, आधुनिक सोच वाले होंगे, इसलिए मैंने जेठ जी और पापा जी से घूंघट नहीं किया। उनसे मैं बहुत सामान्य होकर बातें करने लगी, जो उन्हें नहीं भाया, परंतु यह बात उन्होंने मुझे प्यार से नहीं कही, तभी भी बहुत भला बुरा कहा। तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि ससुर जी और जेठ जी से घूंघट किया जाता है, और हाँ, घर में तुम सबसे छोटी हो, इसलिए हमेशा सिर पर पल्लू लेकर रहोगी। तब मैंने कहा कि जब जेठ जी को भैया और ससुर जी को पापा कहती हूँ तो भला दोनों से घूंघट करने की क्या ज़रूरत है। सुनकर उन्होंने तभी भी मुझे बहुत सुनाया, आपके संस्कार और परवरिश पर न जाने क्या क्या कहा। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने सुनकर भी एक बार भी जवाब नहीं दिया और न ही कभी सिर से पल्लू हटने दिया। रही बात उनके बेटे के नाम लेने का, तो मैंने शुरुआती दिनों में उनका नाम लेकर बुलाती थी, पर इसके लिए उन्होंने मुझे बहुत डांटा। जैसा आज उन्होंने कहा कि क्या आपकी पत्नी आपका नाम लेकर बुलाती है, ठीक वैसे ही उस दिन कहा
क्या तेरी मम्मी तेरे पापा का नाम लेकर बुलाती है? मैंने उसी दिन से उन्हें नाम लेकर बुलाना छोड़ दिया। पर आप सबको एक बात बता दूं, इनकी बेटी यानी मेरी ननद इन दोनों के सामने ही अपने पति को नाम से बुलाती है और आप नहीं, तुम कहकर बुलाती है। तभी भी यह दोनों हंसते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो फिर क्या? संस्कार और नियम कायदे सिर्फ बहू के लिए हैं। तुम क्या बोल रही हो बहू? मम्मी मुझे बोलने दीजिए। आप जब बोल रही थी तब मैंने एक बार भी कुछ नहीं कहा, तब डिस्टर्ब नहीं किया, तो प्लीज़ मुझे भी अपनी बातें कहने दीजिए, मुझे मत रोकिए। मेरी बात सुनकर सास मुंह बनाकर चुप हो गई। अब रही बात उनके बेटे के काम करने की, तो उनका यह कहना है कि शादी के बाद उनका बेटा कमज़ोर हो गया है, तो यह सरासर गलत है। बात यह है कि वह पहले से ही कमज़ोर हैं, सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही दुकान पर बैठते हैं, बाकी पूरा समय बाहर घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, देर रात को घर लौटना और सुबह देर तक सोना उनकी आदतों में पहले से ही शामिल है। ज़बरदस्ती उसका दोष मेरे सर मढ़ रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो रहा हो तो उनका बेटा यहीं बैठा है, पूछ लीजिए। रही बात बरकत की, तो हो सकता है दुकान नहीं चलने की वजह इनका बेटे का ध्यान नहीं देना हो। मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव, लोगों का ऑनलाइन और मॉल से शॉपिंग करना, इन सब का असर भी तो होता है ना। तो उसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हो गई? मेरे कदम कैसे अशुभ हो गए? ये कहते हैं कि आपने ठग लिया, पर असल में इन्होंने हमें ठग लिया। शादी से पहले हमें कहा गया था कि बिजनेस मेरे बेटे का है, सब वही देखता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक नंबर के आलसी, लापरवाह, काम से जी चुराने वाला इंसान है इनका बेटा। अच्छा ठीक है, बस अब चुप हो जाओ। समझ गया, मैं सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं पापा, मैं चुप नहीं रहूँगी, आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी, नहीं तो मैं ससुराल और मायके दोनों की नज़र में बुरी बन जाऊंगी, दोषी ठहरा दी जाऊंगी। भाई ने कहा, हाँ पापा, दीदी को अपनी बातें कहने दीजिए। पापा, मैं आपसे इतना लड़ झगड़ कर बाहर पढ़ने गई, कितनी मुश्किलों से मैंने MBA किया, परंतु यहाँ पर नौकरी नहीं करने के लिए मुझे कहा गया। मैंने तब भी एक बार भी जिद नहीं की। मैंने तो यही सोचा कि जीवन भर तो नौकरी करनी है, कुछ वक्त सबके साथ बिताना भी ज़रूरी है। तो फिर मैं कैसी घमंडी हूँ? ये अक्सर मुझे कहते हैं, तुझे अपनी पढ़ाई का बहुत घमंड है। रही बात बच्चों से काम कराने की, तो बस एक दिन मैंने खाते समय रोनी से पानी मांग लिया। इसके लिए भी इन्होंने मुझे बहुत सुनाया कि मैं कामचोर हूँ। फिर बच्चों को सिखा दिया कि आइंदा मेरा काम ना करें। उसके बाद मैंने बच्चों से कोई काम नहीं करवाया। पहली बार जब मैंने देखा कि मेरी जेठानी सबसे पीछे खाती है, मैं जानबूझकर इन सबके साथ अपने भी खाने की प्लेट लगाने लगी। जानते हैं, मेरी सास ने परोसी ही थाली रखवा दी और कहने लगी कि हमारे घर में यह नियम नहीं है, तो तुम दोनों देवरानी जेठानी पीछे खाना। भला कोई ऐसा करता है क्या पापा? आप तो मुझे जानते हैं, मैं दादी के पुराने ख्यालात और दकियानुसी सोच के लिए कितनी बार उलझ जाती थी, परंतु मैं यहाँ किसी से उलझी नहीं। पर हाँ, मैंने अपनी बात ज़रूर रखी। आप इनसे पूछे कि इनके घर के नियम कायदे मैंने अपनाए या नहीं। जिस चीज़ के लिए मना कर दिया गया, क्या मैंने उसे दोहराया? इनकी नज़र में जब और जहाँ गलती हुई, हर बार माफ़ी मांगी। फिर कैसे मैं घमंडी और संस्कारहीन हूँ? कैसे मुझे किसी की लिहाज नहीं? फिर वही बातें दोहराना, मतलब उनके मन में मेरे लिए जो गुस्सा था, खुन्नस थी, वो आपकी बेइज्जती करके निकालनी थी। अब पापा की नाराज़गी कम हो रही थी। वो मेरे सास ससुर से कुछ पूछने लगे। तब तक मैंने कहा, नहीं पापा, अभी रुकिए, मुझे और भी कुछ कहना है। इधर दरवाजे के कोने पर खड़ी मेरी जेठानी रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं, शायद उन्हें अपनी पिछली बातें याद आ रही थी या कुछ और बात थी। जेठानी का रोना देखकर मुझे इतना समझ आ गया था कि शायद उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, या मुझसे भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि अक्सर बड़ी बहू से कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा है ससुराल वालों को। हाँ पापा, उन्होंने कहा, मेरी जेठानी बहुत संस्कारी है। तो हाँ, वह सच में संस्कारी है, पर यह संस्करण उनके माँ बाप के दिए हैं। इन्होंने तो सिर्फ सताया है। यह तुम क्यों बोल रही हो?
मैंने क्या सताया है? बड़ी बहू जरा बाहर निकलो, तुम ही बताओ इन्हें कब क्या कहा, क्या सताया, जबरदस्ती की, यह सब लोगों के ऊपर झूठ मूठ इल्जाम लगा रही है। वह क्या बोलेगी? देखकर तो लगता नहीं कि वह कभी मुंह भी खोलती। सताने का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पर भी होता है, जो कि आप सबने बहुत किया है। मेरी बातें सुनकर सासू माँ बौखला गई। अरे तुम आए 6 महीने हुए हैं और तू सब जान गई कि इसे हमने सताया है। अब तो ज्यादा और गलत इल्जाम लगा रही है। मैं गलत इल्जाम लगा रही हूँ? तो आप ही बताइए, क्या कभी इन्हें खुलकर जीने दिया, बोलने दिया, एहसास होने दिया कि तुम भी इसी घर की सदस्य हो? यह घर तुम्हारा भी है, तुम अपने घर के हिसाब से रह सकती हो। आपको पता है पापा, किसी काम में देरी हो जाए या गलत हो जाए तो तुरंत कहती है तुम्हारा घर है, जो अच्छे से काम करो, अच्छे से संभालो। बाकी किसी अच्छे काम के लिए, कुछ कराने के लिए अपनी बेटी दामाद से राय लेती हैं। घर के किसी भी निर्णय में हम दोनों को नहीं, लेकिन अपनी बेटी दामाद को ज़रूर शामिल करते हैं, और अंत में होता भी वही है जो इनकी बेटी दामाद कहें। ये तो अपने दोनों बेटों से भी बस नाम के लिए पूछते हैं, इनकी राय कभी कोई मायने नहीं रखती। हम लोग पूरा दिन कितना भी काम कर लें, एक बार तारीफ के बोल नहीं निकालेंगे, लेकिन जब भी खाना खाने बैठूं, किसी न किसी बहाने थाली देखने ज़रूर आ जाती है। कहीं हमने अपने लिए ज़्यादा दाल सब्जी तो नहीं रख ली, या कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बना लिया। हम बहुएं घर में कब सोएंगी, कब उठेंगी, कब खाएंगी, कब बाहर जाएंगी, कितनी देर के लिए जाएंगी, कितने दिनों के लिए मायके जाएंगी, कब वापस आएंगी, यह सब कुछ यही तय करेंगे। यहाँ तक कि हम लोग इस रंग के कपड़े पहनेंगे, यही तय करेंगी, और हम मान भी जाते हैं। और तब यह कहती है कि मैं उनकी बात नहीं सुनती और सिर्फ इन्हीं की वजह से घर टिका हुआ है। कैसे पापा? सिर्फ इनकी वजह से यह घर चल रहा है? बहू तुम अब बहुत ज़्यादा बोल रही हो। बस समधन जी, बोलने दीजिए बस। यही तो मेरी बेटी की खासियत है कि गलती रही तो स्वीकार करती है, अगर गलती न रहे तो फिर डरती तो यह अपने बाप से भी नहीं है, यानी कि मुझसे भी उलझ पड़ती है। पापा, यह सब तो बस मैंने इनके इल्ज़ाम का जवाब दिया है। इसके अलावा उन्होंने मेरे साथ क्या किया है यह बताती हूँ। बस कर बेटा, चुप हो जा, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। यह सुनकर शायद मैं बर्दाश्त न कर पाऊँ। ठीक है, बाकी सब नहीं, बस एक बात बता देती हूँ। जब मैं मेरी सास को पता चला कि मैं बाहर अकेली रहकर पढ़ाई पूरी की, तब से हर वक्त बात को ऐसे घुमा फिरा कर मुझसे पूछती हैं, ताकि मैं स्वीकार करूं कि शादी से पहले मेरी किसी के साथ अफेयर था और यह मेरे चरित्र पर उंगली उठा सके। सुनते ही मेरे पापा की आंखों में खून उतर आया। मेरी सास भी काफ़ी सकपका गई। ऐसे लोग हैं? आपकी कैसी सोच है? मैंने तो सोचा पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा नाम है, रुतबा है, तो सोच भी अच्छी होगी, मेरी बेटी सुखी रहेगी। लेकिन इतनी घटिया सोच है आपकी। पता होता तो मैं अपनी बेटी को आपके घर में कभी नहीं ब्याहता। अभी चल बेटा यहाँ से, तुमने इतना कुछ बोला है। अब अगर इस घर में रही तो तेरी बहुत दुर्गति होगी, क्योंकि उन्हें बहू नहीं कठपुतली चाहिए जो उनके इशारे पर नाचे। हाँ पापा, आपने सही कहा, और मैं कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए यहाँ से जाऊँगी। तभी मुझे अचानक खांसी शुरू हुई और उल्टी होने लगी, शायद लगातार बात करने और रोने की वजह से। परंतु जब मेरी उल्टी बंद नहीं हुई और मैं चक्कर खाकर गिर गई, तब मुझे डॉक्टर के पास ले गए। सास ने उसे नौटंकी मात्र ही समझा। मुझे पता चला कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। सच कहती हूँ, सिर्फ जेठानी ने मुझे बधाई दी, बाकी कोई खुश नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे पति का भी व्यवहार सामान्य रहा। मैं वहीं से मायके चली गई। इस बीच मैं सास ससुर या दोनों में से किसी ने एक फ़ोन तक नहीं किया, बस जेठानी छुपकर 1-2 बार बात की है। हाँ, उस समय मेरे पति ने मेरा साथ दिया। तय समय पर मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे पापा ने यह खुशी की बात मेरे सास ससुर को बताई कि पोता हुआ है।
फिर भी कोई नहीं आया। पर हाँ, मेरे जेठ जी ने कुछ पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए और कहा कि बच्चे के लिए ज़रूरत की चीज़ें ले लेना। अब तक तो मायके में ही लगभग सबको पता चल गया था, तो जो मुझे पसंद नहीं करते वह सब ताने देने लगे, सारी ज़िंदगी घर में बैठी रहेगी, इतनी ज़बान चलती है कि भला ससुराल में कैसे रह पाएगी, कितना छूट दे रखी है, भला बेटियां इतनी ज़ुबान चलाती हैं। जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर माँ के काफ़ी समझाने के बाद मैं शांत हुई। बच्चा 3 महीने का हो गया तो मेरे पति ने कहा चलो अब अपने घर चलते, बच्चे को देखकर मम्मी पापा की सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। मुझे भी लगा कि हाँ, यह सब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर ज़्यादा दादा दादी बहू को भले ही पसंद ना करें, लेकिन पोते पोती को बहुत प्यार करते हैं। ये सोचकर मैं वापस ससुराल आ गई, परंतु यहाँ पर मेरे सास ससुर मुझसे बात करना तो दूर, बच्चे को भी गोद में नहीं लिया। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, रोना आया। हाँ, एक बात बता दूं, अब तक मेरे हस्बैंड को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ आई, अच्छे से काम नहीं करते थे। बस इसी बात को लेकर अब मेरे सास ससुर उनसे बहुत नाराज़ रहने लगे, जब तब सुनाने लगे और एक दिन घर छोड़कर निकल जाने को कहा। मेरे पति को लगा पापा बस यूं ही गुस्से में कह रहे हैं, लेकिन कहीं सच में अगर निकल जाने को कहा तो। वह रोने लगे कि छोटे बच्चे को साथ लेकर कहाँ जाऊंगा। मेरे ससुर जी ने कहा, यह तुम जानो, जहाँ तुम्हारी पत्नी कहे वहाँ जाओ। 6 महीने के बच्चे के साथ मैं घर से निकल गई और एक बार फिर मायके आ गई। अब मेरे हस्बैंड नौकरी ढूंढने लगे। उन्हें नौकरी का अनुभव नहीं था, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली। मैं भी करीब 3 साल तक मायके में रह गई। अब तक तो मेरे मम्मी पापा भी परेशान होने लगे थे। बीच में उन्होंने कई नौकरियां पकड़ी और छोड़ दी, पर कहीं उनका मन नहीं लगा। अंत में जेठ जी को फ़ोन किया, उनसे पैसे मांगे और एक छोटी सी दुकान डाली। मैं भी अब जॉब करना शुरू कर धीरे धीरे दुकान में भी बरकत होने लगी। इस बीच में दूसरे बच्चे की माँ बन गई। इस बार मैंने सास ससुर को कहा, लेकिन ना तो आया ही और ना ही मुझे बुलाया। इस बार भी सब कुछ मेरी माँ ने संभाला। करीब 1 दशक बाद अब मैं ठीक ठाक जीवन बिता रही हूँ और सब ठीक है, परंतु ससुर की नज़र में मैं बुरी और संस्कारहीन बहू ही हूँ। मेरी ससुराल जाना बहुत कम होता है। सास ससुर को बुलाने के बाद भी जब दोनों मेरे पास नहीं आए, तब मैंने दोनों को बुलाना बंद कर दिया। हाँ, जेठानी से कभी कभी मिलने जाती हूँ, कभी कभी मेरे घर आ जाती है। वह मुझे देखती ही रहती है। बड़ी हिम्मत वाली है रितु, धन्य है तुम्हें, कम से कम तुमने अपना मुंह तो खोला, विरोध तो किया। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं। एक दिन मैंने भी उनसे पूछ लिया, दीदी आप उस दिन इतना क्यों रो रही थी? उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बताया कि जितना तुम्हारे साथ हुआ है उससे कई गुना मेरे साथ हो चुका है। और तुम्हारे पापा को तो खाना भी खिलाया, मेरे पापा को तो खाना भी नहीं खाने दिया। इन सब ने बस इसी बात को याद करके रो रही थी। तो फिर तुम क्यों इतनी संस्कारी बनी फिर रही हो? क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों सबकी इतनी सेवा कर रही हो? जब जेठानी ने कहा, देखो तुम्हारा कहना सही है, पर अब मैं सोचती हूँ कि जब शुरू से नहीं किया या कहा, मुंह नहीं खोला, तो अब बोलकर क्या मतलब है? वैसे भी जब तुमने जवाब दिया तो उसके बाद से दोनों काफ़ी शांत हो गए हैं। अब मुझे अपने मन की करने की आज़ादी मिल चुकी है। धन्य हो तुम, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। पर हाँ, इतना बड़ा दिल मेरा नहीं हो सकता। सुनकर वह हंसने लगी। अब मैं अपने परिवार में सुखी हूँ, परंतु कभी पिछली बातें याद आती हैं तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। मैं पढ़ी लिखी, इंडिपेंडेंट भी हो सकती थी, अपना स्टैंड लेना जानती थी, तब भी मेरे साथ इतना सब हुआ। उन बहुओं के साथ क्या होता होगा जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो अपने लिए बोल नहीं पाती, विरोध नहीं कर पाती, और हाँ, जिनके माँ बाप भी उनके साथ नहीं खड़े होते। वह कितना बर्दाश्त करती होंगी, कितना एडजस्ट करती होंगी, सोचकर ही मैं परेशान हो जाती हूँ। तो दोस्तों, यह थी एक कहानी
एक छोटी सी कहानी जो कि हमें सोचने पर मजबूर करती है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।